गाइस हम यहीं पे थे पार्शियल ब्लॉकेज के अंदर। वो मैं कह रहा था कि अंदर ये एंडोकार्डियम तो फारदेस्ट है, यानी दूर है सबसे, और हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे जो लेयर है सब एंडोकार्डियम, उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी नेक्रोसिस हो जाती है। अब एन स्टेमी एक है और एक है ई स्टेमी। एस टी एलिवेशन का एक क्वेश्चन जो मुझे सेंड किया गया था ना इसका आंसर देने के लिए, उसके ऊपर मैंने जो सुपरफिशियल सा रिव्यू दे रहा हूँ ना, वो यही है कि एक होती है एन स्टेमी और एक होती है एक होती है स्टेमी और एक होती है एन स्टेमी। अब एन स्टेमी पहले देख लें। जो है ना ये मैं बता रहा सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो नॉन एस टी एलिवेशन, यानी एस टी, ये जो है ना पी वेव क्यू आर एस और टी, ये एस टी की जो है ना वो एलिवेशन नहीं होती बल्कि डिप्रेस हो जाती है, मज़ीद नीचे चली जाती है। ठीक है, नॉन एस टी एलिवेशन प्लस अगर मैं कहूँ एस टी डिप्रेशन, एस टी डिप्रेशन हो जाता है, एलिवेशन नहीं होती। किस वजह से? पार्शियल ब्लॉकेज की वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अंदर एस टी एलिवेशन हमें नज़र नहीं आती बल्कि डिप्रेशन नज़र आती है। अगर कार्डिक सर्जन को एस टी डिप्रेशन नज़र आए तो हम उसे कहेंगे कि ये एन स्टेमी है और इसके अंदर पार्शियल ब्लॉकेज है, अभी पेशेंट रिकवर हो सकता है। ठीक है, अगर ECG की है 3 to 6 साल के बाद तो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, स्टेमी हो जाता है, यानी मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाती है उन आर्टरीज़ की। अगर पार्शियल को हम डिटेक्ट जल्दी ना करें तो वो मुकम्मल ऐसा ऐसा, वो मैंने कहा ना कि अंदर जो प्रोटीन और फैट है वो थ्रोम्बोजेनिक है, वो मज़ीद थ्रोम्बोसिस करते जाएंगे एंड पे ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर कोई ऑक्सीजन सप्लाई ज़ीरो जाएगी। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगी ना तो इसमें एस टी एलिवेशन आ जाएगी, कंप्लीट इन्फेक्शन ऑफ द वाल। जिस एरिया को वो कोरोनरी आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई कर रही है उस वाल की मुकम्मल एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम तीनों लेयर अगर डिस्टर्ब हो गई है ना तो एस टी एलिवेशन हमें नज़र आएगी। ओके हो गया, इसे हम कहते हैं स्टेमी। अब इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम में आता है चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन हम क्यों होती है, अब इसकी भी तो वजह जाननी है। लो परफ्यूजन, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मोस्टली लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है ना उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो इरिटेशन ऑफ नर्व्स होगी, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होगी। इसके बाद डायाफ्रोसिस हो गया, यानी स्वेटिंग ज़्यादा क्यों होगी। कार्डिक पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है ना तो उसका जिस्म बिल्कुल पसीने से शराबूर हुआ पड़ा होता है। क्या होता है? इरिटेशन की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट वाला होता है, यानी हर चीज़ को एक्टिवेट कर देता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, नोज़िया होता है, फटीग होती है, थकावट से फील होती है, और डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। ओके हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या है? एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट बीट। अगर ये किसी एरिया का हुआ ना तो एरिथमिया होगा, कहीं कहीं पे जा रही हैं इम्पल्सिस, कहीं पे नहीं जा रही, तो डिस्टर्ब सिग्नल हुए जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं हो रहा हार्ट से, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं हाँ। अब ब्रेन को अगर 5 से 7 सेकंड आई थिंक होता है के लिए ना ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, तो बंदा फेंट हो जाता है। इसे हम जो है ना अगर वो हार्ट डिजीज़ की वजह से नहीं मिल रही तो हम इसे जो इस शॉक को कहेंगे, फेंटिंग को हम शॉक कहते हैं। जो हार्ट डिजीज़ की वजह से शॉक होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। पेरिकार्डाइटिस क्या है? जो होता है ना इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, जो हार्ट के एक गिर्द एक लेयर होती है ना पेरिकार्डियम की, जैसे लंग्स के गिर्द प्लूरा की होती है, इसलिए इसी तरह हार्ट के गिर्द जो है ना वो पेरिकार्डियम की लेयर होती है। ये इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए किसी भी जो है ना बैक्टीरियाज़ की वजह से। एक होता है हाँ फिजियो के अंदर है हे फीवर, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसे हम कहते हैं लिक दी जॉइंट एंड पिक दी हार्ट, इस तरह करके एक निमोनिक है। ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया ना वो हार्ट के ऊपर तो अटैक करता है लेकिन वो जॉइंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जॉइंट्स को भी लिक कर लेता है। डिस्ट्रॉय दी हार्ट एंड लिक दी जॉइंट्स हो गए, इस तरह करके होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से न्यूट्रोफिल्स आती हैं, वो इन्फ्लामेशन करवा देती हैं पेरिकार्डियम की। इसके अंदर जनाब येलो प्लस सॉफ्ट टिश्यू। अब जो डैमेज एरिया होगा ना वो वहाँ पे मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे। ठीक है, वो एरिया येलो भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है वो रेडिश हो रही है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो क्या होगी, वो येलोश होगी, मरना शुरू कर देगी, सेल डेथ होगी, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो जाएगा। दिल मुकम्मल अगर वो 20 से 40 सेकंड के लिए मैंने पहले बताया तो मुकम्मल का मुकम्मल हार्ट फेलियर होगा। और इसके बाद
पॉसिबल नहीं है कि आपकी रिकवरी हो सके। हाँ, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट वो हो जाए तो वेल एंड गुड। उसके बाद थेरापी क्या है, ठीक है। अगर हमें पहले डिटेक्ट हो जाए कि जनाब कुछ आर्टरीज ब्लॉक है, कुछ नहीं ब्लॉक, तो क्या क्या थेरापी हैं। एक होता है पहले तो हम करते हैं एंजियोग्राफी, ठीक है। ग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, किस किस एरिया पे ब्लॉकेज है। उसके बाद हम करते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी का मैं प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। अगर सपोज़ ये कोई कोरोनरी आर्टरी है ना, ठीक है। अब ये क्लॉट बना हुआ है, अब हम सर्जन ने डिटेक्ट कर लिया है कि जनाब यहाँ क्लॉट है, तो हम क्या करेंगे, या तो ये इधर से बेज़ैलिक वेन से डालते हैं, या फिर ये पाँव की जो होती है ना सेफनेस वेन, ग्रेटर सेफनेस वेन, यहाँ से कैथीटर डालते हैं, ठीक है। वो बलून लाइक होता है बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। आगे उसके ना एक कैमरा सा लगा होता है, जहाँ वो पहुँचा क्लॉट के गिर्द, ठीक है। तो पीछे से कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है और ये बलून सा है ना फूल जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लॉट बनाई इसे डिप्रेस करेगा, इसके अंदर वो एंटी थ्रोम्बोजेनिक इंजाइम होते हैं, ये क्लॉट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं और हमारे पास वो क्लियर रास्ता फिर बन जाता है, ठीक है। ये एक हो गया। डिफ्लेटेड जो होता है ना वो बलून, वो उसे हम फ्लेटेड कर देते हैं, यही लिखा हुआ। इसके अलावा जो है ना वो स्टंट डालते हैं, वो स्टंट एक जगह से डाल देते हैं, वो खुद ब खुद जाता है जहाँ पे उसे ब्लॉकेज जाती है ना, वो वहाँ से ना एक किस्म की ड्रिल मशीन की तरह, जिस तरह होता है ना वो सुराख करने वाली दीवार में, उसी तरह वो क्लॉट के अंदर सुराख छोटे छोटे कर देता है और वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा जो है ना हमने थ्रोम्बोसिस नहीं करवानी तो एंटी प्लेटलेट देंगे, जिसमें एस्प्रिन होती है। देखा, हार्ट पेशेंट होते हैं ना, हम उसे कहते हैं जल्दी से आप जो है ना वो एस्प्रिन की गोली खा लें। क्यों उसे हम रिकमेंड करते हैं, ताकि वो क्लॉट जो बन रहा है उसे अभी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। एंटी कोआगुलेंट एंड हेपरिन जो है ना वो एंटी कोआगुलेशन करवाता है, ठीक है। ये एंटी क्लॉट करता है और ये एंटी कोआगुलेट है। उसके बाद नाइट्रेट्स होती हैं, ज़ुबान के नीचे जनाब नाइट्रेट वाली कोई मेडिसिन रख दी जाती है, रिलैक्स करता है कोरोनरी। और लोअर प्री लोड जो ब्लड जो आ रहा है ना दिल के अंदर, उसे हम कहते हैं प्री लोड। और जो ये है ना अगर हार्ट है, ठीक है, जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है वो होता है प्री लोड, और जो इसके से निकल रहा है ना वो होता है आफ्टर लोड। इनकी डेफिनेशन जो है ना वो MCQs में या फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपने देखनी है लाजमी, ये गाइडन में लिखी हुई हैं बहुत अच्छी सी ना। इसके अलावा जनाब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, वो जो सिग्नल्स हैं ना उनकी ब्लॉकेज करवाती हैं, स्लो करते हैं हार्ट रेट को, जो उनके दरमियान जो होता है ना कार्डिक मसल के दरमियान इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है, और गैप जंक्शन होती हैं, उनके दरमियान ब्लॉकेज करवाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। नहीं तो वो इतना तेज़ हार्ट बीटिंग कर रहा होता है ना, वो इरेगुलर भी होता है, एरिथमिया भी होता है और प्रॉपर ब्लड में नहीं जा रहा होता, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। इसके अलावा फिर ये तो होगी ना एमरजेंसी ट्रीटमेंट। अब उसे हम कहें कि पेशेंट को जनाब आप अपनी डाइट अच्छी करें, ठीक है। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो जो टॉक्सिन उसके अंदर बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आपने सिगरेट की डब्बी के ऊपर देखा होगा, सिगरेट तम्बाकू नोशी दिल के मर्ज़ का सबब है। तो यही बात है जनाब, वो टॉक्सिन जो है ना वो वेसल के अंदर जाके अकामुलेट हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली करते हैं। उसके अलावा हम उसे डाइट रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन लेस खानी है, फैटी चीज़ें नहीं खानी, और एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जनाब एक और क्वेश्चन है कि जनाब हैवी मील के बाद जनाब चेस्ट पेन के साथ कुछ आते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर साहब मैंने खाना खाया है और ना खाना खाने के बाद मुझे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं मुझे दिल का मसला तो नहीं है। अरे भाई, जहाँ तक मैंने स्टडी की है ना, जितना मेरा नॉलेज है, जितना भी है एज ए स्टूडेंट, तो हमारे टीचर ने यही बताया कि अगर आप स्पाइसी फूड्स खाते हैं ना ज़्यादा, ठीक है, या फिर कोई जंक फूड खा लिया है, ठीक है, और आप ने ऊपर से अल्कोहल भी पी लिया है, ज़रूरी नहीं अल्कोहल, या फिर ज़्यादा ही खा लिया, कुछ स्पाइसी का होना ज़रूरी है, या फिर अगर ज़्यादा खा लिया। अब जनाब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो जनाब हमारी विरासत में ही नहीं है ना, खाया पिया बातें की और सो गए, ठीक है। अब स्टोमिक की ये पोजीशन थी, अब जनाब ये वाली आ गई है, अब ये बंदा सोया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ से गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके हो गया। अब ये HCl जो है ना इसकी मिक्सिंग करवाता है, क्योंकि हम सोए हुए हैं प्रॉपर, ये जनाब आगे ये ड्यूडिनम में नहीं जा रही फूड, ऐसे ऐसे जा रही है, कुछ जो है ना वो बैक फ्लो हो जाती है फूड। अब ये तो है एसिड HCl, बहुत तेज़ एसिड है स्टोमिक का, ठीक है। अब ये एसिड जब एसोफेगस में जाएगा, एसोफेगस बेचारी तो है नाजुक सी,
ठीक है, यहाँ पे जो नर्व स्टिमुलेशन है ना उनको एक्टिवेट कर देगी, इरिटेशन करवा देगी। इसकी इरिटेशन की वजह से हमें वो है ना चेस्ट पेन हो जाती है और बंदे कहते हैं जनाब हार्ट डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ नहीं होती, वो जस्ट रिगर्जिटेशन ऑफ फूड इनटू द एसोफेगस हो जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि खाने के बाद कम से कम 40 कदम चला करें, ताकि आपकी फूड थोड़ी सी है ना मिक्सिंग भी अच्छी हो, और एक्सरसाइज किया करें और खाना थोड़ा कम खा लिया करें। इसीलिए वो हदीस पाक में भी आता है ना कि भूख रख के थोड़ा खाओ, बिल्कुल पेट को ना भरो, थोड़ी भूख रख के खाओ, ताकि अगर ये खाना वापस भी आए तो ये एसोफेगस तक ना पहुंच सके, ये हमारे पास खाली होना चाहिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से वो तमाम करने की कोशिश की है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे अपने भी कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच।